हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब एकदम अच्छा होगा। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लोग क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? प्राइस डिटर्मिनेशन एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन। ये चैप्टर की मैं थोड़ी सी तारीफ में कुछ बातें बोल देता हूं कि दिस चैप्टर इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंटायर माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि अगर आपने इस चैप्टर को छोड़ के जा रहे हो पेपर के लिए, तो आप बिल्कुल वो चीज छोड़ के जा रहे हो कि आप आगरा घूमने गए और बिना ताजमहल देखे वापस आ रहे हो। ठीक है ना? ये वाली गलती आप करोगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। एज वेल एज नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं इसकी जितनी तारीफ करूंगा उतनी कम है। इनफैक्ट आपको रियल लाइफ से जोड़ के हम लोग इस चैप्टर को कराने की कोशिश करेंगे। एंड मैं पहले क्लियर कर देता हूं, मैं बाकी जगह से थोड़ा ज्यादा टाइम लूंगा। इसे पढ़ाने में मैं थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लूंगा, बट यस वो टाइम स्पेंड करना वर्थ होगा। आपको पूरा मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना? आइए जरा समझते हैं इस चैप्टर में एग्जैक्टली हम लोग क्या डिटरमाइन करने वाले हैं। तो देखो, आप के घर के पास की एक सब्जी मंडी को इमेजिन कर लो। सब्जी मंडी में कभी कभी वो जो धनिया की पत्ती नहीं होती है, आपकी मम्मी पापा ने कभी आपको सब्जी लेने के लिए भेजा हो कि जा धनिया की पत्ती लेके आ जा, तो आप कभी देखते होंगे कि धनिया की पत्ती कभी कभी 20 रुपए में बिल्कुल इतनी थोड़ी सी मिलती है धनिया की पत्ती। और कभी कभी आप चाहते हो तो धनिया की पत्ती 5 रुपए में पूरी गड्डी भर दे देता है। तो आप सोचते नहीं हो कि यार कभी इसका प्राइस इतना ज्यादा है, कभी इसका प्राइस इतना कम है। इस चीज के पीछे रीजन क्या है? अब कहोगे सर इतना रीजन तो सबको पता है ना, बेसिक सी है कि कभी कम पैदा हो रही है, कभी ज्यादा पैदा हो रही है, उस हिसाब से प्राइस चेंज हो जाता है। ये बात अगर एक नॉन कॉमर्स या नॉन इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला बच्चा अगर बोले तो उसके मुंह से ठीक लगती है। आप इकोनॉमिक्स के एक होनहार बच्चे हो तो आपको ये चीजें थ्योरेटिकली पता होनी चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट इसके ऊपर लग रहे हैं और कैसे इसके प्राइस में कोई चेंज आ रहा है। यानी कि मार्केट के अंदर जो प्राइस डिटरमाइन हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है और उसकी एप्लीकेशन किस तरीके से होगी वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है? आइए जरा अब हम लोग क्या बात करेंगे। किसी भी मार्केट में जो प्राइस होता है ना, वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है, उसका नाम है मार्केट की डिमांड। मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब क्या है? किसी भी मार्केट की अगर मैं बात करूं, जैसे आपके घर के पास की जो सब्जी मंडी है, उसमें सारे कंज्यूमर्स मिलकर जितनी डिमांड कर रहे हैं वो हो गई उसकी मार्केट डिमांड। फिर उसके बाद दूसरी चीज होती है मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई में बेटा क्या चीज आ जाएगी? मार्केट सप्लाई सिंपल सी मतलब है कि जितने सब्जी वाले हैं सारे मिलकर जितनी सब्जियां बेचने के लिए आए हैं वो मार्केट सप्लाई हो जाती है। और तीसरी चीज होती है बेटा, उसे हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम का मैं आपको अभी आसान शब्दों में मतलब बता देता हूं, बट इस मतलब को लिटरली मत लेना। मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो कंज्यूमर और जो सप्लायर है, जो कंज्यूमर या प्रोड्यूसर बोलूं सप्लायर बोलूं, उनके बीच में इंटरेक्शन किस तरीके से हो रहा है, उनके बीच में तालमेल कैसा है। वो कितनी डिमांड करता है तो वो कितना सप्लाई कर रहा है, ये कितना सप्लाई करता है तो वो कितनी डिमांड करता है। इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये है मार्केट इक्विलिब्रियम। और ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट में अलग अलग होता है। अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट से मेरा मतलब क्या है? अगर आप इससे जस्ट एक चैप्टर पीछे जाओ, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कई स्कूल्स में चैप्टर कटवा दिया गया है, बट अगर आपको मैं मोटा मोटा आइडिया दे दूं तो हमारी कुछ जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट होती है, एक होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है आपका मोनोपोली, मोनोपोली, एक होता है आपका मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक, और लास्ट जो आपकी होती है उसे हम कहते हैं ओलिगोपोली। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद आ गया होगा कि हाँ इस तरह की चीज होती है। नहीं पढ़ा तो परफेक्ट कंपटीशन मोटा मोटा आपको पता ही होगा क्या होता है। तो हर फॉर्म ऑफ मार्केट में जो मार्केट इक्विलिब्रियम है उसका मतलब अलग होगा। अब आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर इस चैप्टर में हम किस टाइप की मार्केट के अंदर ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आप एक बात समझ लो कि हम जो प्राइस डिटरमाइन करना सीखेंगे वो हम सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के बेसिस पे सीखेंगे। यानी कि हम बाकी 3 फॉर्म्स ऑफ मार्केट से अभी कोई लेना देना नहीं है। हम ये सीखेंगे कि कैसे मार्केट के अंदर प्राइस डिटरमाइन होता है अगर जो फॉर्म ऑफ मार्केट है वो एक परफेक्ट कंपटीशन है। बाय द वे परफेक्ट कंपटीशन जिन लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। परफेक्ट कंपटीशन का एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, अपने घर के पास वाली सब्जी मंडी। हम इसी एग्जांपल के इर्द गिर्द चलेंगे, ठीक है ना? जहां जरूरी लगा तभी एग्जांपल स्विच करूंगा, अदरवाइज इससे चिपक कर रहेंगे। ठीक है? पास की जो सब्जी मंडी है उसमें क्या होता है? सबसे पहले तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। अरे भीड़ होती है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, बायर बहुत ज्यादा है तो क्या हुआ? बेचने वाले तो बहुत ज्यादा है। वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होते हैं।
और जो सामान वो लोग बेच रहे हैं, सब्जियां ही तो बेच रहे हैं, आलू ऑलमोस्ट हर दुकान पे सेम होता है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो अलग बात है, वो भी प्राइस से चेंज हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि इसे कहते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी कि जो प्रोडक्ट होता है जिसको बेचा जा रहा है मार्केट में, वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम होता है। तीन मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके बारे में फीचर्स हैं, और भी फीचर्स हैं कि मार्केट मेकर कौन होता है, प्राइस मेकर या प्राइस टेकर कौन होता है, वो अभी रेलेवेंट नहीं है। आप इतनी चीजें समझ लो कि हाँ ये चीजें हैं। आलू जो होगा ऑलमोस्ट सब दुकानों पे सेम होगा, मिर्ची जो होगी सब दुकानों पे तीखी होगी, एंड सो ऑन। अब जरा मेरी बात सुनो, थोड़ा सा थ्योरी की बात कर लेते हैं। मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई और मैंने मार्केट इक्विलिब्रियम तीनों की डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है। डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन किस तरह से होगा, तो पहले मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई की डेफिनेशन देख लो। मार्केट डिमांड होती है सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द बायर्स, सारे बायर्स मिलकर किसी कमोडिटी की जितनी डिमांड करते हैं वो मार्केट डिमांड हो जाती है। मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी, कुछ नहीं करना, बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स लिख दो कि जितना सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर सप्लाई करना चाहते हैं वो हो जाती है मार्केट सप्लाई। डेफिनेशन याद कर लेना। और परफेक्ट कंपटीशन में बेटा मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहां पर जिस पॉइंट पे आपकी जो मार्केट डिमांड है अगर वो इक्वल हो जाए मार्केट सप्लाई के, मार्केट सप्लाई के इक्वल हो जाए, यानी कि वो पॉइंट, वो प्राइस या वो क्वांटिटी जहां पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों इक्वल हो गई हैं, हम कहते हैं कि भाई ये तो क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ऐसा बता देता हूं कि रियल लाइफ में अगर आपको पता होना हो कि मार्केट इक्विलिब्रियम है या नहीं है, तो ऐसे समझो कि सब्जी मंडी, जो आपके घर के पास की सब्जी मंडी है, वहां जितने कस्टमर्स गए हैं, जितने कंज्यूमर्स गए हैं खरीदने के लिए, कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। उसको जितनी सब्जी चाहिए थी सब्जी मिल गई, यानी कि डिमांड पूरी हो गई। एज वेल एज जितने सब्जी बेचने वाले हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं उनकी दुकान पे एक मिर्च का दाना भी नहीं बचा, यानी कि जितनी सप्लाई थी पूरी खत्म हो गई। यहां जितने लोग डिमांड करने आए थे वो भी पूरी डिमांड पूरी हो गई। हम कहते हैं कि मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल है, और उस पॉइंट को हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या बात समझ आ रही है? आनी चाहिए। अब जरा मेरी बात समझिए। अब इस बात को समझने के लिए हम ग्राफ का यूज करेंगे और टेबल का यूज करेंगे। आप शायद डिमांड में भी, आपने सप्लाई में भी ये चीजें जरूर पढ़ी होंगी। एक होता है डिमांड शेड्यूल, एक होता है डिमांड कर्व, एक होता है सप्लाई शेड्यूल, एक होता है सप्लाई कर्व। सिमिलरली अब इनके बीच में जो रिश्ता भी है वो भी हम एक शेड्यूल के थ्रू पढ़ेंगे, फिर हम कर्व के थ्रू पढ़ेंगे। शेड्यूल का मतलब होता है जब भी अलग अलग प्राइसेस पे आप किसी डेटा को इन दी टेबल फॉर्म दिखाते हो तो हम कहते हैं कि ये एक शेड्यूल है। और जब इस टेबल को आप एक ग्राफ की फॉर्म में उतार दोगे तो हम कहते हैं कि ये उसका कर्व है। क्या बात समझ आ रही है? और मैं कहूंगा ये जो स्लाइड है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर आपको ये जो अभी मैं इस पे कराऊंगा, जो भी रंगा पुताई, वो अगर समझ आ गई देन बिलीव मी चैप्टर आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू गाइस, ठीक है ना। आइए जरा, अब कुछ चीजें जिन बच्चों ने अगर डिमांड और सप्लाई चैप्टर कर रखा है बहुत बढ़िया, नहीं कर रखा तो कुछ चीजें मैं पुरानी यादें आपकी ताजा करवाऊंगा, उसके साथ साथ आप लोग मैच करते रहिएगा, ठीक है ना। आइए जरा देखते हैं। इधर देखो, मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज बताता हूं और इस सिंपल सी चीज को समझने की कोशिश करना। आपको क्या चीज देखनी है, किसी भी, अब यहां पे इन्होंने ना सब्जी का एग्जांपल ले लिया है, चॉकलेट की शॉप का एग्जांपल ले लिया है, ठीक है ना। प्राइस ऑफ चॉकलेट की बात हो रही है, ठीक है ना। किसी चॉकलेट कमोडिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका प्राइस, उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई। देखो एक प्राइस ऑफ चॉकलेट है, अलग अलग प्राइसेस दे रखे हैं, 2 रुपए का है, फिर 4 रुपए, फिर 6 रुपए, फिर 8 रुपए, फिर 10 रुपए। अब एक बात बताओ, एक इन्होंने सिर्फ एज्यूम करना है आपको, ये एग्जांपल आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, बट अगर सिंस बुक के अंदर दे रखा है हम इसे क्यों ना फॉलो करें। पहले हम इनकी बात को फॉलो करेंगे, फिर बाद में हम लोग अपना खुद का एग्जांपल भी बना सकते हैं। मान लेते हैं किसी चॉकलेट का जब प्राइस 2 रुपए था, और 2 रुपए तो बड़ा सस्ता प्राइस है, बिल्कुल सही बात है। जब 2 रुपए इस चॉकलेट का प्राइस था तो जो मार्केट में डिमांड थी इस चॉकलेट की वो 100 यूनिट्स थी, 100 यूनिट्स की डिमांड थी, ठीक है। और जो मार्केट में सप्लाई थी वो सिर्फ 20 यूनिट्स की थी, यानी कि कोई भी दुकानदार 2 रुपए में चॉकलेट बेचना नहीं चाहता था क्योंकि बहुत सस्ती है, तो इसलिए सप्लाई उसकी सिर्फ 20 थी, वो सिर्फ 20 बेचना चाहता था। पर खरीदने वाले पागल हो रखे थे और वो 100 खरीदना चाहते थे। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर यहां पे जो डिमांड है 100 वो ज्यादा है किससे, सप्लाई से, 20 से। ये जो डिफरेंस है 80 का, इसको हम क्या कहते हैं,
तो जब आपका मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई, तो उस अमाउंट को हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड, अभी ये एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई भाई हर केस को यही सॉल्व करेगा, ठीक है ना। एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई, तो देखो यहां पे क्या हो गया, 80 से 80 यूनिट्स की एक्सेस डिमांड हो गई। बात समझ आ गई। ये माइनस में इसलिए दिखा रखा है क्योंकि हम सप्लाई में से डिमांड को माइनस कर रहे हैं, इसलिए माइनस में है, क्योंकि शॉर्टेज को इन्होंने माइनस में दिखाया है। शॉर्टेज मतलब कि जो डिमांड है वो ज्यादा है, सप्लाई कम है। बात समझ आ रही है, ठीक है। ये सब कुछ हमने एज्यूम किया हुआ है। अब जरा सुनो, अब क्या हुआ, इतनी सारी डिमांड देख के आप एज अ कंज्यूमर, एज अ प्रोड्यूसर सोचो, जब आपको पता हो कि आपका जो प्रोडक्ट है इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है यार, तो आप क्या करते हो, आप उसके प्राइस को बढ़ा देते हो ना, प्राइस बढ़ाऊंगा, ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। इसने भी क्या करा, प्राइस को 2 रुपए से क्या कर दिया, 4 रुपए कर दिया, 2 रुपए से 4 रुपए कर दिया, यानी कि प्राइस हो गया इंक्रीज। अब अगर जिस बच्चे ने डिमांड चैप्टर में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा हुआ है, तो लॉ ऑफ डिमांड में उसने एक चीज पढ़ी हुई है कि प्राइस में और डिमांड में या क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि अगर प्राइस किसी चीज का बढ़ेगा तो डिमांड उस चीज की कम हो जाएगी। और यहां पर भी वही हुआ, जैसे 2 रुपए से प्राइस बढ़ा, जो मार्केट डिमांड थी वो 60 से कितनी हो गई, 100 से कितनी हो गई, 80 हो गई, कम हो गई। फिर जिस बच्चे ने सप्लाई चैप्टर भी पढ़ा है, वहां पे उसने एक चीज पढ़ी होगी कि जो प्राइस होता है और जो सप्लाई होती है उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और अगर डिमांड में क्या होता है कि प्राइस बढ़ेगा तो जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो देखो सप्लाई कैसे इंक्रीज हुई, 20 यूनिट से सीधा 40 यूनिट हो गई। बात समझ आ रही है, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, 4 रुपए पे ये सिचुएशन हुई, यानी कि अभी भी जो डिमांड है वो ज्यादा है और सप्लाई जो है वो कम है, अभी भी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। पर जो एक्सेस डिमांड है वो थोड़ी कम हो गई है, 80 से अब 40 हो गई है। बात समझ आ रही है, आसान है भाई, बहुत आसान है, आराम से समझना, ठीक है। यानी कि यहां पे अगर मैं देखूं ये वाला जो पोर्शन है, ये बेटा बता रहा है कि यहां पे एक्सेस डिमांड है, अभी बहुत ज्यादा डिमांड है, सप्लाई इतनी ज्यादा है नहीं। फिर क्या हुआ भाई, जो प्रोड्यूसर है उसे तो लालच चढ़ ही रहा है, प्रोड्यूसर ने फिर प्राइस को इंक्रीज कर दिया और उसने प्राइस को 4 रुपए से बढ़ा के कितना कर दिया, 6 रुपए कर दिया। फिर जैसे प्राइस बढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड अपना काम करेगा, लॉ ऑफ सप्लाई अपना काम करेगी। लॉ ऑफ डिमांड ने क्या करा, जो डिमांड थी वो कम हो गई, 80 से 60 हो गई, बहुत बढ़िया। लॉ ऑफ सप्लाई अपना काम कर रहा है, वो इंक्रीज हो रही है सप्लाई, तो ये 40 से हो गई 60। और जैसे ये पॉइंट आया, मैंने कहा ओए होए होए होए, यहां पे दोनों देखना, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। और वो पॉइंट जहां पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम, या उसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम लेवल, जहां पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल हो जा रही है। बात समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है। इसी में मैं आपको एक दूसरी चीज और बताता हूं, अब जरा ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। जिस पॉइंट पे, जिस प्राइस पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल हुई है, जिस प्राइस पे, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। अभी डेफिनेशन दिखाऊंगा, पिछली स्लाइड में थी। इक्विलिब्रियम प्राइस, जिस प्राइस पॉइंट पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल होती है हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। जिस क्वांटिटी पे आपका मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल हुआ है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है ना, ये क्यूटी बाई क्वांटिटी लिखी है मैंने बाय द वे। इतनी बात समझ आती है? जल्दी से आप एक काम करो ना, पॉज करके रोक के सारा लिखते जाओ, मजा आएगा आपको, बहुत ज्यादा मजा आएगा। और पहले मैं थोड़ा सा वो शाउट आउट बोलते हैं, मैं दे देता हूं, संदीप गर्ग का मैंने टेबल सीधा सीधा उठाया है, मुझे संदीप गर्ग बुक बहुत पसंद है, ठीक है ना, तो मैं उससे जहां मौका मिलता है इंस्पिरेशन लेता रहता हूं, ठीक है। आइए जरा, फिर उसके बाद अब प्रोड्यूसर का लालच खत्म नहीं होगा, वो प्राइस बढ़ाता रहेगा, ये नेचर है कि भाई प्राइस टाइम टू टाइम बढ़ता रहेगा। फिर इसने 6 से 8 किया। अब लॉ ऑफ डिमांड को थोड़ी ना पता है कि इक्विलिब्रियम लेवल चल रहा है, ना ही लॉ ऑफ सप्लाई को पता है। मार्केट डिमांड क्या हुई, कम हो गई, अगेन 20 रुपीज से, और यहां पे 20 रुपीज से बढ़ गई। अब क्या हुआ, आपका सप्लाई ज्यादा हो गया और डिमांड कम है, अब यहां से एक्सेस सप्लाई की शुरुआत हो जाएगी। फिर प्राइस 8 to 10 हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, वही लॉ ऑफ डिमांड की वजह से डिमांड कम हो गई और जो सप्लाई है लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से बढ़ गई। अब क्या हुआ, ये जो पोर्शन है ये है एक्सेस सप्लाई का। तो देखो स्टार्टिंग के जो दो हैं वो एक्सेस डिमांड है, लास्ट के जो दो हैं वो एक्सेस सप्लाई है, और जो बीच वाला है वो है इक्विलिब्रियम लेवल। इस तरीके से आपने चीज करी है, प्राइस को 2-2 रुपए से बढ़ाया, डिमांड को 20-20 रुपए से कम किया, सप्लाई को 20-20 रुपए से बढ़ाया, और इस हिसाब से आपने पूरी की पूरी टेबल बना दी। क्या बात समझ आ रही है? यस सर, समझ तो आ रही है। अगर नहीं समझ आ रही तो पीछे जाके दोबारा देख लो, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से तरीके से बता दिया है,
मेरी तरफ से तो अभी कमी नहीं है, एज फार एज आई नो, मैं सेटिस्फाइड हूं कराने में। अब इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी की जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, जैसा मैंने बताया। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड एट इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस पे यानी कि जब प्राइस आपका 6 रुपए था, 6 रुपए जब प्राइस था, उस टाइम पे जो क्वांटिटी थी उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी इनडायरेक्ट डेफिनेशन है, आपको आनी चाहिए। अब ये जो चीज हमने सीखी है बेटा, अभी हमने जो टेबल सीखा है, अब इसके थ्रू हम लोग ग्राफ बनाना सीख जाए तो माशाअल्लाह क्या बात है ना? आइए जरा अब यहां पे हम बनाना सीखते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको पता नहीं आपके टीचर ने पहले बताया है या नहीं बताया है, बट मैं एक बार बता देता हूं। और ये मैं पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में फॉलो करता हूं कि पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड आप ले लो। और ये इसलिए नहीं है कि क्योंकि भाई किसी ने रूल बना दिया है, ये आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए है कि आप कंफ्यूजन ना हो कि एक्स पे क्या लेना है, वाई पे क्या लेना है। तो एक्स एक्सिस पे आप सदा ही क्या ले लो? क्वांटिटी ले लो। ठीक है ना? तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड एज वेल एज सप्लाइड। क्वांटिटी डिमांडेड भी और सप्लाइड भी हम लोग किस पे ले लेंगे? एक्स एक्सिस पे ले लेंगे। और ये इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स दे रखा है। क्या बात समझ आ रही है? समझ आ रही है सर? क्वांटिटी डिमांड और सप्लाइड दोनों आप एक ही ग्राफ में बनाओगे? यस, बनाना जरूरी है क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। इक्विलिब्रियम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था ना, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो भाई अगर अलग अलग ग्राफ पे बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा, सेम ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना पड़ेगा। इसलिए यहां पे दो कर्व्स बनेंगे, तभी उनके बीच में रिलेशन पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे? वाई एक्सिस पे ले लेंगे हम लोग प्राइस। और जो प्राइस, यार क्या कर रहे हो, थोड़ा गंदा हो गया। प्राइस को आप रुपीस की फॉर्म में लेते हो, ये बात भी यहां पर मेंशन कर दी गई है। थोड़ा साफ सुथरा यार, आप साफ लिख लेना, थोड़ा डिस्टेंस बना के लिखा करो क्योंकि यहां पे अभी नंबर्स भी लिखने हैं। प्राइस है रुपीस की फॉर्म में। ठीक है जी, अब आ जाओ जरा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्राइस को इधर डाल देंगे, क्वांटिटी को इधर डाल देंगे। क्वांटिटी शुरू ही किससे करते हैं? 20 से लेके 100 तक करते हैं, क्योंकि आप मार्केट डिमांड चाहे मार्केट सप्लाई देख लो, 20 का गैप है। ये लिया मैंने 0 गैप, थोड़ा ध्यान से, 20, 40, 60, 80, 100। प्राइस 2, 4, 6, 8, 10। थोड़ा डिस्टेंस इधर उधर होगा बट ठीक है, काम चल जाएगा। अब जरा सुनो, मेरी बात सुनो। पहले हम लोग क्या बनाएंगे? गैप कम तो नहीं है? नहीं, सही तो है। हाँ, पहले हम लोग बनाएंगे बेटा कौन सा कर्व? मार्केट डिमांड। सप्लाई को भूल जाओ, सप्लाई को भूल जाओ, सिर्फ इसको यूज करके डिमांड कर्व बनाते हैं। ठीक है ना? डिमांड कर्व बनाते हैं। जब प्राइस 2 रुपए था तो मार्केट डिमांड कितनी है? 100। प्राइस जब 2 रुपए है तो डिमांड कितनी है? 100। तो ये यहां पे एक पॉइंट मैंने ये बना दिया, पिंक लाइन जो होगी वो मार्केट डिमांड की होगी। ठीक है ना? फिर प्राइस जब 4 रुपए हुआ तो मार्केट डिमांड हो गई 80 की। प्राइस जब 4 रुपए हुआ तो मार्केट डिमांड हो गई 80 की, ये लो कर दीजिए। फिर प्राइस जब 6 रुपए हुआ तो डिमांड हो गई 60। 6 पे डिमांड हो गई 60। ठीक है, ठीक है। फिर 8 पे 40, 10 पे 20। 8 पे 40 और 10 पे 20। हाँ, अब इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, थोड़ा माफ करना यार, वो ना हो जाता है यार, है ना, हाथ ही तो है मेरा। ये क्या बन गया? हमारा डिमांड कर्व बन गया, जिसको हम प्यार से कहेंगे डीडी। डीडी डिमांड कर्व बन गया, पिंक कलर का हमारा डिमांड कर्व है। ठीक है ना? अब फिर हम क्या करेंगे? ग्रीन कलर से हम लोग सप्लाई कर्व बनाते हैं। ठीक है? अब सप्लाई को यहां से हटा दो, अब बीच से डिमांड को काट दो जरा एक बार, थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन ना हो। जब 2 रुपए प्राइस था तो 20 रुपीज की मार्केट सप्लाई थी। 2 रुपए के प्राइस पे 20 रुपीज की मार्केट सप्लाई थी, तो हमने ये ले लिया। ये क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों को दिखा रही है, इसलिए हमें यही को कॉमन यूज कर रहा है। ठीक है? फिर 4 रुपए प्राइस पे 40 रुपीज की सप्लाई हो गई। 4 रुपए प्राइस पे 40 रुपीज सप्लाई हो गई, कर लेंगे। फिर 6 रुपए पे 60 रुपए की सप्लाई हो गई। 6 रुपए प्राइस पे 60 रुपए की सप्लाई, यानी कि ये देखो, ये अभी अभी सब बताएंगे। 8 पे 80, 10 पे 100। 8 पे 80 और 10 पे 100। और अगर मैं कर्व को मिला दूं, हाँ इस तरीके से बन गया। वो लाइन को
सीरियसली मत लेना, बट हाँ यहां पे ये बन गया। सही बताऊं, पूरा चेप दिया मैंने। अब तुम्हें एक चीज बता रहा हूं जादू वाली, ठीक है ना, जादू वाली चीज है, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से सुनो। जब प्राइस 6 रुपए था, ध्यान से देखो, जब प्राइस 6 रुपए था तब डिमांड और सप्लाई इक्वल थी ना। यहां पे देखो, जब प्राइस 6 रुपए है, जब प्राइस 6 रुपए है, कैसे है, हाँ, जब प्राइस 6 रुपए है तो यहां पे देखो डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल है या नहीं है। देखो आपको दिख रहा होगा, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई जहां पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि ये दोनों के दोनों इक्वल है। इसका नाम एसएस रख दो, एसएस। क्या बात समझ आ रही है? इसे ही हम लोग पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहेंगे और ई से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद सुनो, इससे ऊपर जब ये वाला जो पोर्शन है, ये किसको दिखा रहा है? एक्सेस डिमांड को दिखा रहा है ना। देखो यहां पर एक्सेस डिमांड मैं आपको दिखाता हूं, यहां से लेके यहां तक, ये देखो, और यहां से लेके यहां तक। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, 2 रुपए पे डिमांड 100 है और सप्लाई सिर्फ 20 है, तो जो डिफरेंस है ये 80 का, ये क्या है? एक्सेस डिमांड है। फिर यहां पे 4 रुपए प्राइस पे डिमांड कितनी है? देखो डिमांड कितनी है? 80, सप्लाई कितनी है? 40। डिमांड कितनी है? 80, सप्लाई कितनी है? 40। तो 40 का क्या हो गया? एक्सेस डिमांड हो गया। यानी कि ये जो पोर्शन है बेटा, ये जो पोर्शन है आपका, ये पूरा पोर्शन ये आपको दिखा रहा है कि ये है एक्सेस डिमांड, ये है एक्सेस डिमांड। ये पोर्शन ऊपर के दो एक्सेस डिमांड है, और जो मैं यहां नीचे, अब यहां पे अगर मैं देखूं, ये जो पोर्शन होगा इसे हम लोग कहेंगे कि ये एक्सेस सप्लाई है, ये एक्सेस सप्लाई है। कैसे पता चला? इधर देखो, 10 रुपए पे, 10 रुपए जब प्राइस है तो सप्लाई कितनी है? 100 और डिमांड कितनी है? 20। 10 रुपए प्राइस पे डिमांड 20, ये 100, तो 80 की एक्सेस सप्लाई है। ये वो लाइन टर्बाइन कर रही है। आई थिंक आपको ग्राफ पढ़ना आ गया हो। अब आप जब भी ग्राफ को देखोगे तो अलग नजरिए से देखोगे। एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड आपको इस तरीके से समझ आ जाना चाहिए, ऐसी मेरे को उम्मीद है। समझ आया? 1 मिनट पॉज कर रहा हूं, पानी पी ले जरा। आइए दोस्त, अब आपको अगर ये चीज समझ आ गई है तो एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की डेफिनेशन ही बता देता हूं। तो देखो एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन क्या है? एक्सेस डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन। पहली बात, एक्सेस डिमांड क्या है बेटा? एक सिचुएशन है, किसी चीज का, किसी जगह का नाम नहीं है, एक सिचुएशन का नाम है जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो मोर देन, ज्यादा है क्वांटिटी सप्लाइड से एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है? उस टाइम जो प्राइस चल रहा है, उस टाइम जो प्राइस चल रहा है उसे कहते हैं प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। यानी कि ये देखो, यहां पे जब आपकी प्राइस 2 रुपए था तब आपकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है। ये प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है, जिस प्राइस पर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, हम कहते हैं कि एक्सेस डिमांड है। फिर एक्सेस सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो एक्सेस सप्लाई एक ऐसी सिचुएशन का नाम है जब आपकी क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा है क्वांटिटी डिमांडेड से एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। वेरी इजी डेफिनेशंस, जो मैंने आपको मतलब समझा दिया है, आपको उसी से डेफिनेशन तो समझ आ ही जानी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं ग्राफ बना के दिखा दूं तो ग्राफ में अगर आपको शो करना है तो सिंपल है भाई। ये देखो, ये आपका सप्लाई कर्व बनेगा एसएस, जैसे हमने पीछे सीखा है। ये आपका डिमांड कर्व बनेगा डीडी। एक्स एक्सिस पे आपको क्या लिख देना है? क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड, और वाई एक्सिस पे आप प्राइस लिख दोगे। और आप क्या कहोगे? ये देखो, यहां से यहां का जो पोर्शन है, तो यहां से यहां का ये वाला जो पोर्शन होता है, ये एक्सेस डिमांड होती है। नीचे आपको एक्सेस डिमांड मिल जाएगा, और अगर एक्सेस सप्लाई देखनी है तो ऊपर एक्सेस सप्लाई होती है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है क्वांटिटी वाइज। देखो सप्लाई ऊपर ज्यादा है, डिमांड यहां पे क्वांटिटी वाइज कम है, इसलिए ये वाला एक्सेस सप्लाई हो जाता है। वो आप अगले में अपने हिसाब से बना सकते हो, अभी नहीं करेंगे, अभी आगे तो डिटेल में पढ़ना है इस चीज को, और सारे केसेस करेंगे हम लोग, ठीक है ना, टेंशन ना लो। फिर उसके बाद पहले किसी को समझा रखा है ना। अब आइए जरा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? वायबल और नॉन वायबल इंडस्ट्री कहेंगे। वायबल और नॉन वायबल इंडस्ट्री को देखते हैं क्या होती है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है बाय द वे, 1 नंबर का। वायबल इंडस्ट्री मतलब क्या होती है भाई? वो इंडस्ट्री जो वायबल है, यानी कि प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है। जो इंडस्ट्री प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसको हम कहते हैं वायबल इंडस्ट्री, एंड द इंडस्ट्री विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल उसको हम कहते हैं नॉन वायबल इंडस्ट्री। कहने का मतलब क्या है? ध्यान से देखो, वायबल इंडस्ट्री उसको कहते हैं बेटा
जिस इंडस्ट्री का डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करें, कभी ना कभी करें। कहां पे इंटरसेक्ट करें? जो पॉजिटिव एक्सिस है वहां पर, जो पॉजिटिव एक्सिस है, एक्सिस को जब प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो ई एक्स ई एस हो जाता है, यानी कि जिसका एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव हो और जिसका वाई एक्सिस भी पॉजिटिव हो। अगर आपका जो फर्स्ट पूरा, जैसे अगर आप मैथ के बच्चे हो तो आपको पता होगा ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आपका मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई का कर्व जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस इंडस्ट्री को कहेंगे वायबल इंडस्ट्री। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री इस उम्मीद में ही चलती है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी जो मार्केट डिमांड है और मार्केट सप्लाई है वो इक्वल हो। अगर उसके इक्वल होने की कोई संभावना ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उस इंडस्ट्री को नॉन वायबल कैटेगरी में हम लोग डाल देते हैं। नॉन वायबल क्या हो जाएगा? वो इंडस्ट्री जो भाई, इंडस्ट्री फॉर विच सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इन द पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है ना? जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इधर देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। एक मिनट, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं ना आपको किस तरीके से बताऊं। एक मिनट रुको, मैं आपको ना इसे बताता हूं अलग तरीके। हाँ देखो, अगर मैं आपको सप्लाई कर्व बनवाऊं, ये देखो, ये है आपका सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग दिखा दिया, ये देखो। और ये डिमांड कर्व ले लो, ये ले लो डिमांड कर्व। देखो इस एक्सेस पे यहां जितना दूर जाएंगे तो ये लोग दूर होते जाएंगे। बट अगर मैं पीछे चला जाऊं, देखो इधर पीछे सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आ जाऊं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहां पे कहीं ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे। बट ये इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहे हैं। और यहां पे जो एक्स एक्सिस होती है ये हमारी नेगेटिव होती है। तो अगर पॉजिटिव एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वायबल इंडस्ट्री, जैसे यहां पे हुआ है, अगर पॉजिटिव एक्सिस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे और किसी और क्वाड्रेंट में जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, वो एक नॉन वायबल इंडस्ट्री है। दिस इज अ नॉट अ पॉसिबल इंडस्ट्री। बात खत्म है। इससे ऊपर वायबल और नॉन वायबल में नहीं करना है। अब आइए जरा अगेन, भाई संदीप गर्ग से चार्ट मैंने उठाया है, सिर्फ इसके बाद मैंने कोई हेल्प नहीं दी है, इसके बाद सारा का सारा मैंने अपनी मेहनत से लिखा है, तो प्लीज कोऑपरेट करना, ठीक है। ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। इसमें से कोई ना कोई एक केस आंख बंद करके आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना? इसके लिए आप तैयार रहना। और मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको दिखने में लग रहा होगा कि सर हमारी तो जान निकल जाएगी, कि इतने सारे केसेस हम कैसे करेंगे। मुश्किल से 4 या 5 केसेस हैं जो आपको समझने की जरूरत होगी, उसके बाद आप सारे खुद करोगे, मेरी गारंटी है। मैंने गधे बच्चों को भी पढ़ाया ना, जिनसे उनके माँ बाप ने उम्मीद करनी बंद कर दी है, उनको भी मैंने कुछ केसेस कराए हैं, उसके बाद बाकी केसेस वो खुद करते हैं। तो आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो यार, आपसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग धड़ पैड़ करोगे, है ना? आओ जरा मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या केसेस हैं ये। जैसे वेरियस केसेस ऑफ चेंज या शिफ्ट इन डिमांड कर्व ऑन सप्लाई इक्विलिब्रियम प्राइस, कि अलग अलग सिचुएशन में इक्विलिब्रियम प्राइस पे, इक्विलिब्रियम प्राइस यानी कि जिस प्राइस पर दोनों इक्वल हुआ करते थे एक टाइम पे, डिमांड और सप्लाई, उस प्राइस पर क्या फर्क पड़ता है, ये हम लोग पढ़ते हैं। यहां पे एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है। जैसे अगर किसी कर्व में डिमांड चेंज हो गई, इंक्रीज इन डिमांड हो गया या डिक्रीज इन डिमांड हो गया, तो उससे इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा। मतलब इस पूरे के पूरे टॉपिक में जो हम ये चार्ट पढ़ेंगे, इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ मित्र ये पढ़ने वाले हैं और कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं आप अगली वीडियो के अंदर मेरे साथ बने रहोगे और ये हम करेंगे। लास्ट में फिर मैं आपको वो प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग वो भी करा दूंगा। अगली वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट अगेन वो वर्थ होगी। और इस वीडियो में आई थिंक जितना मैंने आपको पढ़ाया है आपको सब समझ आया होगा, ठीक है ना? अगर आपको समझ आया है देन प्लीज खुद सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को भी शेयर करो और मुझे ग्रो करने में हेल्प करो। बाय बाय एंड टेक केयर।